आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग सिर्फ इतनी सी बात जानने की कोशिश की जाएगी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अन उपसर्ग लगा होता है, तो वो अन उपसर्ग संस्कृत वाला अन है या हिंदी वाला अन है। मतलब यह है कि अन उपसर्ग संस्कृत का भी होता है और अन उपसर्ग हिंदी का भी होता है। तो फिर हम कैसे जानें कि वो हिंदी का है कि संस्कृत का है? ठीक, जैसे कि ये आपके सामने मैंने कुछ शब्द लिखा हुआ है, अनधिकार, अनपढ़, अनपेक्षित, अनमोल, अनभिज्ञ, अनगिनत। अब आपसे ही मैं पूछ दूं कि इसमें से जो आगे अन जो दिख रहा है वो संस्कृत वाला है कि हिंदी वाला है? इसमें से कुछ संस्कृत के हैं और कुछ हिंदी के हैं, तो आप फंस जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा संस्कृत का होता है और कौन सा हिंदी का होता है, उसको कैसे पहचाने हम, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये भी जानने की कोशिश की करेंगे हम लोग कि किस रूल नियम के तहत हिंदी का प्रयोग होता है और किस रूल नियम के तहत संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, कब और कहां कौन सा प्रयोग किया जाता है। वीडियो बड़ा छोटा सा होगा लेकिन सारी बातों को उसी में समाहित करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मेरी कोशिश कामयाब होती दिखे, भाई देखिए, हिंदी की गलतियों को सुधारते हुए हिंदी को समृद्ध करने की मैंने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है। अगर आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी जो कुछ भी मैंने उठाई है, अगर मैं उसको पूरा करने में थोड़ा सा भी कामयाब हो रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, टन टनाटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधे आप तक जाए। आइए देखिए, ये जो कुछ शब्द थे, अनधिकार, अनपढ़, अनपेक्षित, अनमोल, अनभिज्ञ, अनगिनत। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए पहचानना कैसे है, जो संस्कृत का अनुपसर्ग होगा उसमें हल चिन्ह लगा होगा, ठीक है, और जो हिंदी का होता है उसमें हल चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। लेकिन आप कहेंगे सर आप तो फंसा रहे हैं, इसमें हम कैसे जानेंगे किसमें हल चिन्ह लगा हुआ किसमें नहीं लगा हुआ? ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी क्लियर होगा। तो ये जो संस्कृत का उपसर्ग है ये हमेशा तत्सम शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है और हिंदी का जो उपसर्ग है वो हमेशा तद्भव शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो लोग हिंदी पढ़े हुए होते हैं वो तो तत्सम तद्भव का भेद जानते हैं, लेकिन जो जनरली हिंदी को डिटेल नहीं पढ़े होते हैं वो तत्सम तद्भव का भी भेद नहीं जान पाते हैं। तो उनकी भी समस्या का एक समाधान मेरे पास है। जो संस्कृत का उपसर्ग होगा वो हमेशा ऐसे शब्द के साथ प्रयोग किया जाएगा जिसकी शुरुआत हमेशा स्वर से हो रही होती है, और ये हिंदी वाले उपसर्ग का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ होगा जिनकी शुरुआत जो होगी वो हमेशा व्यंजन के साथ होगी। अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी कि संस्कृत वाले अनुपसर्ग यानी कि जिसमें हल चिन्ह लगा होगा उसका प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ करेंगे जिसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा स्वर से होती है। आप तत्सम नहीं भी समझ पाएंगे तो कम से कम इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ और व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हमेशा अन यानी कि हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऐसे उपसर्ग का प्रयोग जिसमें हल चिन्ह नहीं होगा। इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब आइए उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये कुछ शब्द आपके सामने मैंने लिख रखा है, अनंग, अनंत, अनंतर, अनधिकार, अनपेक्षित, अनभिज्ञ, अनादर, अनावश्यक, अनिच्छिक। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो अनंग लिखा हुआ है ये कैसे लिखा है? ये अलग अन अंग ऐसे ही तो लिखा है, अनंग। तो अंग शब्द की शुरुआत कहां से हो रही है? स्वर से हो रही है। तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगा? अन उपसर्ग लगा, यानी कि हल चिन्ह के साथ वाला, यानी कि संस्कृत वाला। अनंत लिखा है, पीछे से आ रहा है अंत, इसमें भी कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा। अनंतर लिख रहा है तो पीछे से आ रहा है अंतर, इसमें भी कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा। ठीक, अनधिकार पीछे से आ रहा है, अनधिकार यानी कि अधिकार, पीछे से लिखा है अधिकार, तो इसमें भी लिखेगा। सबसे बढ़िया ये देखिए अनभिज्ञ। अनभिज्ञ बहुत लोग नहीं जानते हैं कैसे लिखा जाता है। अन प्लस अभिज्ञ होता है, याद रखिएगा, अभिज्ञ
अभिज्ञ लिखा गया होता है, अन प्लस अभिज्ञ। ये देखिए अनादर, तो अन प्लस आदर, अन प्लस आवश्यक और अन प्लस इच्छुक। तो देखिए जितने भी शब्द हैं ये सब तत्सम शब्द हैं, और तत्सम शब्द तो हैं ही, पीछे से जो ये शब्द है तो इसकी शुरुआत जो होती है वो देखिएगा सब स्वर से हो रहा है, शुरुआत स्वर से शुरुआत हो रही है। तो जब स्वर से शुरुआत हो रही है तो इसके साथ हमेशा संस्कृत वाला उपसर्ग लगेगा, अन, यानी कि हल चिन्ह वाला लगेगा। क्लियर कट, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे शब्दों की लिस्ट जरा हमारे पास देखिएगा। अनकहा, अनखुला, अनपढ़, अनगिनत, अनचाहा, अनजान, अनदेखा, अनमना, अनमोल, अनसुना। पीछे से क्या आ रहा है? कहा, कहा। अनखुला यानी कि खुला, अनपढ़, पढ़, ठीक। अनगिनत, अनचाहा, अनजान। अनजान बढ़िया से देख लीजिएगा, लिखा होता है अनजान, अनजान। पीछे से जान, ये जो क्या है? व्यंजन है। तो जब व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं तो उसके साथ अन उपसर्ग लगेगा, यानी कि हलचिन इसमें नहीं होगा, वो हिंदी का उपसर्ग है। बहुत सारे लोग अनजान ऐसे लिख देते हैं, याद रखिएगा ये पूरी तरह गलत है भाई, ये पूरी तरह गलत है। अनजान ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनजान, अनजान, ऐसे अनजान होता है। अनदेखा देख लीजिए कैसे लिखा है, देखा। ये देखा पीछे से दो आ रहा है, तो पीछे से जब दो आ रहा है यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है तो उसके साथ उपसर्ग कैसा लगेगा? हिंदी का उपसर्ग लगेगा, अन। हलचिन्ह नहीं लगेगा, जिसे हम लोग अपने भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं आधा न। यहाँ आधा न नहीं होता है, पूरा न है। अनमना, मना, तो इसमें भी हिंदी का उपसर्ग लगेगा। अनमोल, हिंदी का उपसर्ग लगेगा, अन। सुना, हिंदी का उपसर्ग लगेगा। तो क्लियर कट बात हो गई भाई, पीछे से जो मूल शब्द होगा, अगर इसकी शुरुआत जो हो रही है अगर वो व्यंजन से हो रही है तो हिंदी वाला अन उपसर्ग का प्रयोग होगा, और अगर शब्द की शुरुआत जो हो रही है वह स्वर से हो रही है तो संस्कृत वाले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, अन। क्लियर? इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हिंदी आपकी थोड़ी सी भी सुधर रही है, भाई हमारी मातृभाषा है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि बल मिल रहा है हम लोगों की कोशिश है हिंदी को मजबूत करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।